नमस्कार, मेरा नाम चंद्रशेखर वर्मा है और आज हम आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक से अवगत कराने जा रहे हैं। किसी बिजनेस में आप जब शुरू करते हैं उसको या उसको रन करते हैं तो एक स्टेज आती है जहां पर आपको उसको ग्रोथ की तरफ ले जाना होता है। आप एक्सपैंड करते हैं, आप अपनी रीच बढ़ाते हैं। यहां पर एक प्रश्न आता है, क्या हमें ग्रोथ के लिए जाना चाहिए या नहीं? आप सोचेंगे बिजनेस है तो ग्रोथ होनी चाहिए, पर कभी कभी ग्रोथ नहीं भी होना बिजनेस के लिए लाभकारी होता है। तो जो आज हमारा थीम है वो यही है, डिसीजन टू ग्रो और नॉट टू ग्रो। हम ग्रोथ करें या ना करें, ये काफी कुछ निर्भर करता है हमारे रोड मैप पे, हमारे गोल्स पे, हम अचीव क्या करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमारा अचीवमेंट गोल हमारे सामने होना चाहिए कि हम बिजनेस को किस दिशा में लेके जा रहे हैं। कोई आप मान लीजिए आप फर्नीचर बनाते हैं और फर्नीचर में आपका एंटीक पे आपका बिजनेस बेस्ड है, एंटीक पे। तो एक समय आ रहा है धीरे धीरे जब वो एंटीक चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं और लोगों को, चूंकि एंटीक बहुत एक्सपेंसिव है, तो लोग सोचते हैं कि एंटीक के बजाय हम मॉडर्न फर्नीचर रखें। तो जो कोई व्यक्ति एंटीक फर्नीचर में है, क्या वो ग्रो करे या ना करे? दूसरा एंटीक के साथ और खतरा है क्योंकि बहुत सारे डुप्लीकेट यानी एंटीक का मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गया है। तो अब जो एंटीक, रियल एंटीक बिजनेस में है, उसके पास ये प्रश्न आएगा कि वो ग्रो करे या ना करे, क्या उसकी मार्केट है या नहीं है। अब प्रश्न आता है कि आपका बिजनेस अगर ग्रो करना है तो कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से आपका बिजनेस ग्रो करना चाहिए। तो पहला कारण ग्रो करने का यह है कि उसकी डिमांड होनी चाहिए। दूसरा, इट शुड बी अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, यानी आपकी जो ग्रोथ है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है इसका, जिसको लोग अक्सर इग्नोर करते हैं, कि आप अपने बिजनेस के बेसिस पे कितने और नए बिजनेस को जन्म दे रहे हैं, यानी उसकी सब्सिडरी यूनिट्स कितनी हो रही हैं। क्योंकि जब सब्सिडरी यूनिट्स डेवलप करती हैं तो अपने आप ही बिजनेस ग्रो करने लगता है। पहला जो रीज़न समझता हूं मैं ग्रोथ करने का, वो ये है कि मार्केट डिमांड को आपको रिस्पॉन्ड करना है। मार्केट में जो भी डिमांड आ रही है तो आपको उसको रिस्पॉन्ड करना है। आप टूथपेस्ट बनाते हैं, एक ज़माना था कि जब दातून लोग यूज़ करते थे, फिर उसके बाद दंत मंजन आए और धीरे धीरे उसको रिप्लेस किया टूथपेस्ट ने। इस मार्केट में और भी चीज़ें हैं डेंटल केयर की जो अवेलेबल हैं। तो चूंकि लोगों का खान पान, लाइफस्टाइल ऐसा है जिसमें कि लोग चॉकलेट्स खाते हैं, मीठा बहुत अधिक खाते हैं, लोग पान मसाला चबाते हैं, स्मोक करते हैं, पान खाते हैं। तो जो डेंटल केयर है, ये एक तरह से आपकी मार्केट में जितने भी डेंटल केयर प्रोडक्ट्स हैं उनमें जो सबसे कॉमन है वो है टूथपेस्ट। तो मार्केट को रिस्पॉन्ड करने के लिए आपको टूथपेस्ट का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। ये एक रीज़न फॉर ग्रोथ हो सकता है। दूसरा, आपकी मार्केट लोकेशनल, ज्योग्राफिकली भी ग्रो करनी चाहिए। आपने कोई प्रोडक्ट, आप पैन इंडिया या ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड कभी भी हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करते हैं आमतौर पे। तो आपने देखा कि आपके मार्केट एक पर्टिकुलर जगह पर है, बट कैसे आप उसको ग्रो कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको देता हूं कि जो साउथ इंडियन फिल्म्स हैं, तेलुगु की, तमिल की या मलयालम की या कन्नड़ की, उनकी एक अपनी लिमिटेड मार्केट हुआ करती थी। यानी जो कन्नड़ फिल्म थी वो कर्नाटक में रिलीज़ होती थी, तमिल फिल्म तमिलनाडु में रिलीज़ होती थी, और आंध्र में तेलुगु रिलीज़ होती थी, मलयालम केरला में रिलीज़ होती थी। लेकिन जब वहाँ के प्रोड्यूसर्स को लगा कि नॉर्थ इंडिया में भी इसकी मार्केट है, तो उन्होंने एक्सपैंड करना शुरू किया। वो डब करके आई, वो हिंदी में डब होके आई, लेकिन उनका एक्सपेंशन हुआ। इसी तरह से जो इंटरनेशनल मार्केट में बनने वाली फिल्म्स थी, अब वो साइमल्टेनियसली इंडिया में भी रिलीज़ होने लगी हैं और सुपर हिट होती हैं। तो इस तरह से ज्योग्राफिकली आपने अपने प्रोडक्ट को एक्सपैंड किया। देन आपके पास सस्टेनेबिलिटी के इशू हो सकते हैं। यानी अगर आप ग्रो नहीं करेंगे तो आप करंट बिजनेस को सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो एक और कारण हो सकता है कि आप ग्रोथ करें। और अगर आपके पास एडुकेट फंडिंग है, हो सकता है कि आपके पास अपना कैपिटल इतना हो,
दूसरा हो सकता है कि आपके पास ऐसे वेंचर कैपिटलिस्ट हो मार्केट में जो आपके पास आपके बिजनेस को खरीद के पैसा लगाने को तैयार है। बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स बनते हैं जो कि छोटे स्केल पे शुरू होते हैं। आप जितने आजकल ऐप्स देखते हैं इनमें ज़्यादातर बहुत छोटे लेवल पे शुरू होते हैं। स्विगी ले लीजिए, जोमेटो ले लीजिए, लेकिन जब एक कोई इसमें वेंचर कैपिटलिस्ट इसमें जब ग्रोथ देख लेता है तो वो उसमें पैसा लगाने को तैयार हो जाता है। तब आपके लिए भी ये लाभकारी प्रपोजिशन है कि आप पैसा किसी और का लगवा के ग्रोथ कर सकें। नई मार्केट, कंपटीशन और आपकी इनोवेशन करने की क्षमता भी आपके बिजनेस को ग्रोथ दे सकती है। न्यू मार्केट की बात करें, देखिए क्या होता है कि जब हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो पर्टिकुलर रीजन के हिसाब से लॉन्च करते हैं, लेकिन जब आप उस प्रोडक्ट को दूसरे मार्केट में ले जाते हैं तो उसके आपके प्रोडक्ट में एक अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब मैकडोनल्ड इंडिया आया, मैकडोनल्ड इज ए इंटरनेशनल चेन जो कि अमेरिका में शुरू हुई और धीरे धीरे बहुत सारे देशों में बहुत पॉपुलर ईटिंग जॉइंट के तरह से वो फैली। जब वो भारत में आई तो उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स में थोड़ा सा चेंज किया। उनके पास जो बीफ और पोक के बर्गर थे उनको उन्होंने अपने मेन्यू से हटा दिया। इट्स अ इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इंडिया में पीपल आर सेंसिटिव अबाउट ईटिंग बीफ और पोक, तो वो उनके मेन्यू में नहीं आए। और उन्होंने स्ट्रेस किया वेजिटेरियन, क्योंकि इंडिया में वेजिटेरियन लोग बहुत ज़्यादा हैं, रिलीजियस फीलिंग्स हैं, तो उन्होंने स्ट्रेस किया कि कुछ वेजिटेरियन प्रोडक्ट आए जो दुनिया भर में कहीं नहीं बिकते थे। मैंने खुद दूसरे देशों में जाके मैकडोनल्ड के बर्गर खाए हैं और बहुत मुश्किल, क्योंकि मैं खुद एक शाकाहारी यानी वेजिटेरियन हूँ, तो मुझे बहुत दिक्कत आती थी। लेकिन जब इंडिया में मैकडोनल्ड आया तो मुझे अपने चॉइस के बर्गर्स मिलने लगे। उनका जो वेज मेन्यू है इंडिया में, दैट इज़ एज गुड एज देयर नॉन वेज मेन्यू। इसके बाद हम बात करते हैं कंपटीशन की। आप जब प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो आप शायद अकेले होते हैं मार्केट में, क्योंकि आपका नया आइडिया होता है। लेकिन ऐसा सोचना गलत होगा कि आपके प्रोडक्ट को कॉपी नहीं किया जाएगा या उसके कंपटीशन नहीं आएंगे। तो आप कंपटीशन जब आ जाता है तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप अपना बिजनेस बंद कर लें, जो कि बहुत ही डिफिटिस्ट, हारने वाला ऑप्शन है। दूसरा ये है कि आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करें, ग्रो करें। और तीसरा है इनोवेशन। ये सबसे महत्वपूर्ण है। जब आप अपने प्रोडक्ट को इनोवेट करते हैं तो उसके ग्रोथ की चांसेस बढ़ती जाती हैं, जैसे जैसे आप नई चीज़ें लगाते हैं। एक ज़माना था जब मारुति 800 लॉन्च हुई थी, तो उसमें आपकी विंड स्क्रीन को पे पानी लाने के लिए वाइपर्स चलने से पहले एक स्प्रिंकल आने का प्रोविज़न था, जिससे पहले की कार्स में नहीं था। यानी एम्बेसडर और फिएट जो उस समय की एग्जिस्टिंग कार्स थी, उनमें ये फीचर नहीं था कि आप एक बटन दबाएंगे और आपकी स्क्रीन पे पानी आ जाएगा, देन यू कैन मूव द वाइपर और आपकी विंड स्क्रीन साफ़ हो जाएगी। आपको उतर के पानी डालना पड़ता था, तब आपकी विंड स्क्रीन साफ़ होती थी। लेकिन मारुति ने एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया, इट वॉज एन इनोवेशन। लेकिन धीरे धीरे बाकी कारों ने उसको कॉपी कर लिया। तो ये तो होता रहेगा, और यही चाहे आप मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल ले लें, चाहे आप कैमरे का एग्जांपल ले लें, चाहे आप कार्स का एग्जांपल ले लें, बाइक्स का एग्जांपल ले लें, कोई भी प्रोडक्ट का एग्जांपल ले लें, इनोवेशन ही इज़ द की फॉर एनी ग्रोथ। तो अगर आपके पास इनोवेटर्स हैं आपकी कंपनी में, तो आपकी कंपनी में ग्रोथ होती रहेगी, बंद नहीं होगी। स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए भी ग्रोथ की आवश्यकता है। देखिए, जैसे फिलिप कॉटलर साहब ने अपना एक थ्योरी दी थी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, यानी कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस होता है, उसके बाद उसकी सेकेंड स्टेज आती है ग्रोथ की, थर्ड स्टेज वो पीक पे पहुंचता है, और फोर्थ स्टेज में ये अवश्यंभावी, इनएविटेबल है कि वो नीचे आएगा। जो अच्छे मार्केटर्स होते हैं वो जब प्रोडक्ट पीक पे पहुंचता है, वहीं से नेक्स्ट लाइन की बात करने लगते हैं स्टेबिलिटी के लिए। तो आपको स्टेबिलिटी लानी है, आपको प्रॉफिट मार्जिन्स ऐसे रखने हैं कि आप ड्यूरिंग लीन सीजन भी सर्वाइव कर सकें। मार्केट्स अक्सर अप डाउन करती हैं,
ज़रूरी नहीं कि आज मार्केट डाउन जा रही है तो कल वो ख़त्म हो जाए। आज हम सब देखते हैं कि रियल एस्टेट की मार्केट डाउन जा रही है। उसके कई कारण हैं। उसमें ब्लैक मनी चेक हुआ है, उसमें शायद सप्लाई डिमांड से ज़्यादा हो गई है, या लोगों को थोड़ा सा इनसिक्योर हो गए हैं रियल एस्टेट के बारे में। पर इसका मतलब ये नहीं कि रियल एस्टेट की मार्केट ख़त्म हो जाएगी। 6 महीने साल भर बाद मार्केट डायनेमिक्स चेंज होंगे और वो वापस बाउंस करेगी। ऐसा अक्सर देखा गया है दैट दे कम बैक, बट दे मस्ट कम बैक विद अ इनोवेशन, दे मस्ट कम बैक विद अ न्यू स्ट्रैटेजी। तो आपको स्टेबिलिटी के लिए तैयार रहना चाहिए ऐसे लो फेजेस के लिए भी, जो किसी भी प्रोडक्ट की ज़िंदगी में आ सकते हैं। आपको प्रॉफिट्स बढ़ाना है तो आपको इनोवेट करना पड़ेगा, आपको ग्रो करना पड़ेगा। तो इंक्रीजिंग प्रॉफिट इज अनदर रीज़न वाई यू शुड ग्रो। और देखिए, आपको प्रॉफिट क्यों बढ़ाने हैं? प्रॉफिट इसलिए बढ़ाने हैं कि हर चीज़ समय के साथ बढ़ेगी। मुझे याद है कि हम लोग शायद 2 रुपया या 3 रुपया लीटर पेट्रोल लेते थे। उसी पेट्रोल की कीमत आज 72-73 रुपये है। आप एक सिनेमा का टिकट 3.5 रुपये का खरीदते थे, आज उस सिनेमा की टिकट की कीमत 200-250 रुपये तक हो गई है। तो ये जब पेइंग कैपेसिटी बढ़ती है तो ओवरऑल एक इंडेक्स जो है प्राइस का वो बढ़ता है, और प्राइस का इंडेक्स आपकी सैलरीज बढ़ती हैं, आपकी कॉस्ट बढ़ती है, आपकी तमाम खर्चे बढ़ते हैं। तो जब आपके खर्चे बढ़ते हैं तो आपको प्रॉफिट बढ़ाना ही पड़ेगा, और प्रॉफिट तभी बढ़ेगा जब आप एक रीजनेबल ग्रोथ देख सकेंगे अपने बिजनेस को। आप अपने बिजनेस में लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, और यही लोग कारण बनते हैं ग्रोथ का। आप अच्छे रिसोर्सेज चाहते हैं, आप अच्छे रिसोर्स को अच्छा पैसा देना चाहते हैं, आप उनकी ट्रेनिंग पे पैसे खर्च करते हैं, आप उनमें इन्वेस्ट करते हैं। सो व्हेन यू हैव पीपल इन योर कंपनी, दे ऑल्सो propel द ग्रोथ। ये तो मैंने आपको कुछ कारण बता दिए कि हमें ग्रोथ क्यों चाहिए, पर इसी की टक्कर में कुछ कारण ऐसे भी हो सकते हैं, और कुछ स्पेसिफिक बिजनेस में ये कारण शायद और ज़्यादा ज़रूरी हो जब आप ग्रोथ नहीं चाहते हैं। अब आप पूछेंगे ऐसे कौन से बिजनेस हो सकते हैं जहाँ पे ग्रोथ नहीं चाहिए? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक जो सबसे स्ट्राइकिंग एग्जांपल है वो है न्यूज़पेपर का। न्यूज़पेपर का सर्कुलेशन जो होता है वो एक बिजनेस है, और न्यूज़पेपर का एड यानी एडवर्टीजमेंट दूसरा बिजनेस है, लेकिन दोनों एक ही संस्था द्वारा किए जाते हैं। एक टीम होती है जो अखबार का सर्कुलेशन बढ़ाती है, प्रोडक्ट सेलिंग करती है, और एक टीम होती है जो उसमें विज्ञापन छपते हैं उनको प्रमोट करती है। अब होता क्या है कि जो न्यूज़पेपर की प्रिंटिंग या जो पब्लिशिंग कॉस्ट है, वो 8 से 9 रुपए प्रति कॉपी आ सकती है। सेलिंग प्राइस उसका 2-3 रुपया ही होता है। अगर हम यूं करें कि 10 रुपए का अगर हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट है, तो हमें प्रॉफिट मिला के और चैनल मार्जिन्स मिला के उसको कम से कम 15 रुपए का बेचना चाहिए। 15 रुपए का अगर अखबार बिकेगा तो उसका सर्कुलेशन अगर आज की तारीख में 3 रुपए का बिकने पे या 2 रुपए का बिकने पे वो 1 लाख है, तो 15 रुपए का बिकने पे वो गिर के 15-20 हज़ार आ जाएगा। और 15-20 हज़ार जब सर्कुलेशन आएगा तो क्या होगा आपका? हालांकि रेवेन्यू कम नहीं हुआ क्योंकि आपने रेवेन्यू अपनी कॉस्ट से कवर कर लिया, लेकिन दूसरी जो टीम है जो विज्ञापन बेचने जा रही है, वो अपने क्लाइंट को ये नहीं बता पाएगी कि हमारा अखबार 1 लाख लोगों द्वारा पढ़ा जाता है। तब वो यही बता पाएगी कि हमारा अखबार 10,000 लोग पढ़ते हैं। जब वो बताएगी कि 10,000 लोग पढ़ते हैं यानी उसकी रीच 10,000 है, तो जाहिर सी बात है वो अपने ऐड की कॉस्ट उतना नहीं चार्ज कर पाएगी। तो ये दोनों चीज़ें यानी सर्कुलेशन और एडवर्टीजमेंट एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। लेकिन अगर सर्कुलेशन बहुत बढ़ जाता है और ऐड उस हिसाब से नहीं आ रहे हैं या ऐड की मार्केट उतनी अच्छी नहीं है, तो सर्कुलेशन टीम से कहा जाता है कि अभी आपको ग्रो करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर कभी कभी ग्रोथ को रोकना होगा। एक दो मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ। आप अक्सर चलते फिरते मोबाइल के टावर्स देखते होंगे जो सिग्नल को एमिट करते हैं। अब एक मोबाइल टावर किसी एरिया में लगता है तो उसकी कैपेसिटी होती है कि वो 1 लाख कनेक्शन 2 लाख कनेक्शन को केटर कर सकता है। उसी एरिया में अगर 4 लाख या 5 लाख फ़ोन बिक जाएं तो क्या होगा? तो नुकसान ये होगा कि जो बाकी जो
सारे फ़ोन हैं, जितने 4-5 लाख फ़ोन हैं, सबका नेटवर्क डिस्टर्ब होगा, क्योंकि उस टावर की कैपेसिटी है कि वो लाख 2 लाख कनेक्शंस हैंडल कर सकता है। आपने ज़्यादा भेज दिया। ये इस तरह से हो गया कि एक मकान में जहाँ 5 लोग के रहने की जगह है, आप 25 लोग को रख लें। तो नेटवर्क की इशू आ जाती है जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो कभी-कभी मोबाइल कंपनीज़ भी, उनके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो एक नया टावर लगा लें या फिर उस एरिया की ग्रोथ रोक दें, क्योंकि उसके बियॉन्ड उनका वहाँ पे प्रॉफिट नहीं होता है। उल्टा सर्विस हैम्पर होती है, जिससे बिजनेस नुकसान झेल सकता है। कभी-कभी किसी-किसी बिजनेस में रिस्क बहुत इन्वॉल्व होने लगता है, और जब रिस्क इन्वॉल्व होता है तो फिर ग्रोथ को सोचना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हम अगर और ज़्यादा बढ़ाते हैं, मसलन हमने एक मैगी का प्रोडक्ट ले लें हम, कि हमने मैगी के प्रोडक्ट को लॉन्च किया। अब क्या है कि एक लिमिटेड एरिया में लोग उसको खा रहे हैं, उनकी हेल्थ पे थोड़ा थोड़ा असर आ रहा है, क्योंकि इट्स नॉट अ वेरी हेल्दी प्रोडक्ट। तो वो बस जो है बहुत फैल नहीं पाती है। कभी कभार लोगों ने खा लिया तो उतना ज़्यादा नुकसान नहीं करता है। पर मान लीजिए कि दिन भर हर घर में मैगी खाया जाने लगे, तो क्या होगा कि उसका नुकसान हाईलाइट होने लगेगा, तो वो रिस्क सामने आ जाएगा। इसी तरह से आप जब एक्सपैंड करते हैं तो आप अपने कंट्रोल में जितना एरिया ले सकते हैं। आपने सुना होगा कि 4 तरह के फ्रेंचाइजी मॉडल्स होते हैं, जिसमें कंपनी ओन्ड और कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स होते हैं। तो यहाँ पर तो कंपनी का कंट्रोल होता है, बट कभी कभी फ्रेंचाइजी ओन और फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड स्टोर भी खोलने होते हैं लोगों को। जब आप इस तरह के स्टोर्स खोलेंगे तो नुकसान ये है कि आपका कंट्रोल ख़त्म हो गया। अब वो उसमें मिलावट कर रहा है, आपके प्रोडक्ट का स्टैंडर्डाइजेशन आपने अपनी फैक्ट्री में बनवाया, आपने क्वालिटी कंट्रोल कर लिया, आपने मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स कर दी, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बंदा भी आपके स्टैंडर्ड्स को फॉलो करे। तो इस तरह से आपके कई सारे रिस्क इन्वॉल्व हो जाते हैं जब आप ग्रोथ करते हैं। आपका स्ट्रेस बढ़ता है, आपका वर्कलोड बढ़ता है। एक मेरे मित्र हैं, वो पहले ब्रांच हेड थे और धीरे से उनका प्रमोशन होके रीजनल हेड हो गए, उसके बाद वो जोनल हेड हो गए। इस समय वो कंट्री हेड है। तो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, उनकी सैलरी भी बहुत अच्छी है, उनके पर्क्स बहुत अच्छे हैं, और उनको ऑल इंडिया टूर करना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है, तमाम लोगों से मिलते हैं। जब भी कभी उनका स्टेटस देखिए तो वो आज बैंगलोर में है तो कल मुंबई में है, इंटरनेशनल टूर्स भी करते हैं। एक दिन मुझे मिल गए तो मैंने उनसे पूछा कि बहुत बढ़िया ज़िंदगी है। कहता बड़ी मुश्किल है यार। जब ब्रांच में था तो 12 लोग मेरे अंडर में थे, तो जो 12 लोग टारगेट नहीं पूरा करते थे उसकी जिम्मेदारी मेरी थी। फिर जब मैं रीजनल मैनेजर बना तो मेरे अंडर में 50 लोग हो गए। अब 50 लोग के टारगेट ना पूरे करने की जिम्मेदारी मेरी हो गई। फिर मैं जब जोनल हेड बना तो मेरे अंडर में 200 लोग हो गए। अब 200 लोगों की टारगेट ना पूरे करने की जिम्मेदारी मेरी हो गई। अब मैं जब कंट्री हेड हूँ तो 1000 लोग मेरे अंडर में हैं, उन सब के लिए मुझे ही मालिक सुनाता है। तो आपका जब आप ग्रो करते हैं तो लाइफ इज़ नॉट ईजी इफ़ यू आर वांटिंग। मैंने बहुत सारे ऐसे शॉपकीपर्स को देखा है या कंपनी ओनर्स को देखा है जो कहते हैं यार 4 पैसे सुकून से कमा लें बहुत है। ज़रूरी नहीं सब ऐसा सोचें, आपको भी ऐसा सोचना ज़रूरी नहीं। अगर आपके अंदर कैपेसिटी है स्ट्रेस को हैंडल करने की तो प्लीज़ गो अहेड। मैं कतई आपको वॉर्न नहीं कर रहा हूँ, पर यह भी एक सोच हो सकती है ग्रो ना करने की, कि हमें जितना कर लिया हमें इतना ही चाहिए, हम ग्रो करके और क्या करेंगे। एक्सपेंशंस की इश्यूज होते हैं लोगों के दिमाग में। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जैसे ही आप फ्रेंचाइज आउट करते हैं या आउटसोर्स करते हैं, आपकी क्वालिटी गिरने लगती है। देखिए, हम 10 चीज़ें बना रहे हैं, हम ध्यान रखेंगे, हम 100 बनाएंगे तो थोड़ा सा क्वालिटी कंट्रोल गड़बड़ होगा। अभी आप एक रेस्टोरेंट में जाइए जहाँ पे 15 लोग हों, शेफ बड़े आराम से धीमी आंच में एक एक चीज़ को ध्यान रखते हुए डाल रहा है, और वहीं पे 50-100 लोग आ गए खाने के तो फिर उसके चारों हाथ चलने लगते हैं, इसमें नमक डालो, इसमें तेल डालो, इसमें हींग डालो, इसमें हल्दी डालो। गड़बड़ हो सकती है। तो क्वालिटी गिरती है जब आप ज़्यादा प्रोडक्शन बनाते हैं यानी ग्रो करते हैं। तो ये भी ध्यान में रखने वाली बात है। इंक्रीज्ड कॉस्ट, हर चीज़ की कीमत होती है। आप जब ग्रो करते हैं तो आपकी कॉस्ट लगती है। छोटे सैंपल में आपका ROI यानी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट एक कैलकुलेटेड होता है कि भाई मैंने 100 रुपये लगाता हूँ मैं, तो मेरे पास 150 वापस आते हैं। पर आप 1000 लगाएंगे तो 1500 लौटेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है।
हो सकता है तब भी प्रॉफिट मार्जिन उतना ही रह जाए जितना 100 में था। तो आप ग्रो क्यों करेंगे? क्योंकि ग्रो करने में अभी मैंने आपको नंबर ऑफ हेडेक्स बताए, तो वो हेडेक्स आप क्यों लेंगे अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन उसी रेशियो में इंक्रीज नहीं करा है? पता चला आपकी कॉस्ट तो बढ़ गई पर रिटर्न्स उतने बढ़े नहीं आए। आपने इकोनॉमिक्स में एक थ्योरी होती है, लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। एक दीवार को 10 आदमी 5 दिन में बनाते हैं। अगर आप वो आदमियों की संख्या 50 कर दें तो दीवार 1 दिन में बन जाएगी, और अगर 100 कर दें तो आधे दिन में बन जाएगी, और 200 कर दें तो चौथाई दिन में बन जाएगी, और 500 कर दें तो 1 घंटे में बन जाएगी। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं हो सकता। तो एक मार्जिनल यूटिलिटी का थ्रेशोल्ड होता है, आप उससे ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं निकाल सकते। डायरेक्ट कंट्रोल आपका खत्म हो जाता है। You have to depend on so many people, and these people, you're the owner or you are a very dedicated worker, and in the want of growth you expanded. The people you have hired, number one, they are not the owners. Number two, क्या वो सिंसियर हैं? डाउटफुल हो सकता है। 10 आदमी आपने अपने हर स्टेट में अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर दी। अब 29-30 स्टेट्स में 1-2 लोग हो सकता है गड़बड़ कर रहे हो, तो आपको पता नहीं चलेगा, आपका डायरेक्ट कंट्रोल खत्म हो जाता है। अब हम बुनियादी सवाल पे फिर से आ जाते हैं जिस पे हमने ये प्रेजेंटेशन शुरू की थी, टू ग्रो और नॉट टू ग्रो। मेरा ये मानना है कि ग्रोथ इज इनएविटेबल, आपको बढ़ना है। ये जिंदगी का एक नियम है कि आपका कल आज से बेहतर होना चाहिए, पर बेहतर होना चाहिए। आप ऐसा ना करें कि इस ग्रोथ के चक्कर में जो हाथ में है वो भी छूट जाए। एक हम लोग कहावत बोला करते हैं कि चौबे जी गए थे छब्बे बनने, दुबे बनकर लौट आए। तो आप 4 से 6 होना चाहते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा ना हो कि 4 से 6 बनने की रफ्तार में आप 2 रह जाएं, यानी जो एग्जिस्टिंग आपके पास रिसोर्सेज हैं, कैपिटल है, वो भी चला जाए। तो ये ग्रोथ होनी चाहिए, केयरफुल होनी चाहिए, और बिजनेस को देख के होनी चाहिए, सिचुएशन को देख के होनी चाहिए, टाइम को देख के होने चाहिए। इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये सवाल का उत्तर देना आपके लिए आसान होगा, टू ग्रो और नॉट टू ग्रो। मुझको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।